हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे हेलो अरीन्स एंड हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स को हम कवर करेंगे और एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट हम इसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपके लिए हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसका वेटेज रिलेटिवली बाकी चैप्टर से क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। और ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है अगर हम इसको लॉजिकल वे में समझें। तो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स ये कौन कौन स्टूडेंट देख सकते हैं? जो सीबीएसई के हैं, जो नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो जेई मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसके अलावा कोई भी एनी अदर बोर्ड, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स होते क्या हैं, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजन्स क्या होते हैं। हेलोजन्स होते हैं हमारे पास ग्रुप 17 के जो मेंबर्स होते हैं। ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन्स। अब मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है, सपोज CH3, इसका नाम क्या होता है? इथेन। अब इसमें मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसकी जगह पे कोई हेलोजन लगा दिया। सपोज X कोई मेरे पास है हेलोजन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3CH2X। इसी कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसको क्या बोलते हैं हम? हेलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब इसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो गया हमारे पास? हेलोजन का एडिशन हो गया, या हेलोजन का हमारे पास प्रेजेंस हो गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब हेलोजन डेरिवेटिव्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास हेलो अल्केन्स और दूसरे होते हैं हमारे पास हेलो अरीन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं। दोनों केसेस में कार्बन के साथ हेलोजन लगा होगा। इस केस में भी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा होगा, हेलो अरीन्स के केस में भी कार्बन के साथ हेलोजन लगा होगा। बट डिफरेंस क्या है? जो हेलो अल्केन्स के केस में ये वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास sp3, एंड इन केस ऑफ हेलो अरीन्स इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास? sp2। अब हमें कैसे पता चलेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है? अगर कार्बन के अराउंड चारों बॉन्ड्स क्या हों? सिंगल बॉन्ड्स हों। ये चारों बॉन्ड्स क्या हों? सिंगल हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो उस केस में जो स्टेरिक नंबर होता है वो होता है 4, और 4 स्टेरिक नंबर पे क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर कार्बन के अराउंड एक भी डबल बॉन्ड है, लाइक अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्डेड CHCl, अब ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी? sp2 होगी। मतलब जब भी डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास? sp2 होती है। अगर हमारे पास sp3 हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम बोलेंगे हेलो अल्केन्स। अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो उसको हम बोलेंगे क्या? हेलो अरीन्स। तो ये तो हमारे पास बेसिक डिफरेंस हुआ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में। अब हेलो अल्केन्स में हमारे पास कौन आता है एंड हेलो अरीन्स में कौन आता है, वही हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो अल्केन्स पहले। ठीक है, हेलो अल्केन्स में हमारे पास 3 पोर्शन आते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे पास अल्काइल हलाइड, दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास बेंजाइलिक हलाइड, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास अलाइलिक हलाइड। अलाइलिक हलाइड। अब देखो अल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, इन तीनों केसेस में पहली बात तो हमारे पास जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसके साथ हेलोजन अटैच है, उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बात तो सभी को क्लियर होगी। अब अल्काइल हलाइड में क्या होगा? अगर किसी स्टेट कार्बन चेन के साथ हेलोजन अटैच है तो उसको हम बोलेंगे क्या? अल्काइल हलाइड। और जो अल्काइल हलाइड्स होते हैं ये भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है 1 डिग्री अल्काइल हलाइड, एक होता है हमारे पास 2 डिग्री अल्काइल हलाइड, और एक होते हैं हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हलाइड। ठीक है, 1 डिग्री को हम प्राइमरी अल्काइल हलाइड भी बोल देते हैं। ठीक है, 2 डिग्री को हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हलाइड, एंड 3 डिग्री को हम बोल देते हैं टर्शरी अल्काइल हलाइड।
अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH2 Cl, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूँ CH3 CH3 Cl, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कुछ इस तरह से CH3 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 Cl, ठीक है। मैंने 3 एग्जांपल लिए। अब मुझे डिसाइड करना है कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो कैसे डिसाइड करते हैं? आपको क्या करना है, जहाँ पे हैलोजन है उसके साथ वाले कार्बन को दिखना है, जहाँ पे हैलोजन है उसके साथ वाले कार्बन को दिखना है, यहाँ पे हैलोजन डायरेक्टली अटैच है उसके साथ वाले कार्बन को देखना है। मतलब इन कार्बन्स को चेक करना है। ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या होगा हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर ये वाला कार्बन 2 के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री। मतलब डिग्री कैसे देखनी है हमने? द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड is the degree of carbon to which halogen is attached, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक करते हैं क्या, डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। जिस हैलोजन के साथ कार्बन अटैच है, मतलब कार्बन के साथ जो हैलोजन अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है, वही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। अब तीनों केसेस में देखो, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, क्योंकि इसके साथ सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स अटैच हैं। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? स्टूडेंट समझेंगे जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ वो हैलोजन है, नहीं ऐसा नहीं होता। बेंजाइलिक हैलाइड के केस में क्या होता है, बेंजीन रिंग होगी, बीच में एक कार्बन होगा, फिर क्या लगा होगा, हैलोजन लगा होगा। मतलब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस केस में कितना बना, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 ही हो जाएगा। क्लियर है? बेंजीन रिंग होगी, फिर उसके साथ एक कार्बन होगा, फिर क्या जुड़ा होगा, हैलोजन जुड़ा होगा। अब इसको एग्जैक्टली बेंजीन नहीं बोलना चाहिए हमें। जब भी बेंजीन क्या होता है हमारे पास, देखो ये वाला कंपाउंड होता है बेंजीन, बट जब इसकी वैलेंसी एक फ्री कर दे, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। जब इसका एक हाइड्रोजन हटा के हम कोई और ग्रुप लगा दें, सपोज यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे CH2X लगाया हुआ है, तो अब इसको हम बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। फिनोल नहीं, फिनाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और फिनाइल का क्या होता है, C6H5, और इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, C6H5 CH2X। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है PHCH2X, मतलब PH किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिनाइल को, या इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H5 CH2X, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको पेपर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तीसरा अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, जैसे ये मेरे पास कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन सिंगल के साथ अटैच होगा, और इसके साथ क्या लगा होगा, हैलोजन लगा होगा। मतलब अगर हम इसकी वैलेंसी पूरी करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। अब जिस हैलोजन के साथ कार्बन अटैच है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बट इसके नेक्स्ट वाले की क्या है, sp2, इसके नेक्स्ट वाले की क्या है, sp2। मतलब डबल बॉन्ड के साथ एक sp3 कार्बन लगा होगा और उसके साथ फर्दर हैलोजन होगा। मतलब डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हैलोजन कनेक्ट नहीं है, डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन आया, फिर क्या आया, हैलोजन। इस तरह के हैलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। अब मुझे बताओ, अगर हम X की जगह, X यहाँ पे कोई हैलोजन है, इसकी जगह पे OH ग्रुप ले आए, OH मतलब अल्कोहल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल या बेंजाइल अल्कोहल। अगर आपके पास ये आ जाए CH2 डबल बॉन्डेड CH2OH, इसको हम क्या बोलेंगे, अलाइल अल्कोहल, क्योंकि क्या अटैच है इसके साथ, अलाइल ग्रुप हमारे पास अटैच है।
अब हम बात करते हैं हेलो अरीन्स की। हेलो अरीन्स के केस में क्या होता है, कार्बन के साथ इसमें भी हेलोजन अटैच होगा, बट कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, sp2 होगी। और अगर हम इसके एग्जाम्पल बात करें, इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है हमारे पास विनाइलिक हलाइड और दूसरे होते हैं अराइल हलाइड। विनाइलिक हलाइड के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली क्या होता है, हेलोजन अटैच होता है, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन अटैच होता है। अब इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp2 हो गया। तो जब भी डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल हलाइड बोलेंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा होता है, अल्कोहल फिनोल ईथर्स, तो वहाँ पे भी हम ये टर्मिनोलॉजी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अराइल हलाइड्स क्या होते हैं, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्या लगा होता है, हेलोजन लगा होता है, उसको हम बोलते हैं अराइल हलाइड। और इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है हमारे पास, sp2 आ रहा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास बेंजीन के साथ Cl लगा हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हेलो अल्केन्स का एंड हेलो अरीन्स का। हेलो अल्केन्स जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, उस केस में हमारे पास तीन केस बने थे, एक था हमारे पास अल्काइल हलाइड, दूसरा था बेंजाइलिक हलाइड और तीसरा था अलाइलिक हलाइड। और दूसरा केस बन रहा है हमारे पास हेलो अरीन्स का, उस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। यहाँ पे हमारे पास दो केस आते हैं, एक होता है विनाइलिक हलाइड और दूसरे होते हैं अराइल हलाइड। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, IUPAC नेमिंग ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, उन कंपाउंड्स के बेसिस के ऊपर ही हम इनकी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं, इनका हमें IUPAC नेमिंग करना है। तो IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो IUPAC का फर्स्ट रूल होता है कि हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्या मतलब होता है, जिसके अलॉन्ग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम में दो चेन्स बन रही है हमारे पास, तो जो चेन मोर ब्रांच है, जिसके अंदर ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, वही क्या होगा, हमारा मेन चेन होगा। चलिए हम कंपाउंड्स की नेमिंग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला कंपाउंड है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब 1 नंबर पे क्या प्रेजेंट है, Br प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो। अब क्योंकि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ, क्योंकि ये अल्केन से मिलके बना है तो इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है ना। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर कार्बन नंबर 1 होता है हमारे पास, एक कार्बन होता है मेन चेन में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इथ। अगर 3 कार्बन होते हैं तो यूज करते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। 5 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं पेंट। 6 कार्बन होते हैं हमारे पास तो हम यूज करते हैं हेक्स। 7 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं हेप्ट। अगर 8 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं ऑक्ट, ठीक है ना। ये कुछ आपको पता होने चाहिए थे। अब अगर नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब 2 नंबर पे क्या है, मिथाइलिक सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल इसके अंदर गड़बड़ है। क्यों, अगर 2 मिथाइल 1 ब्रोमो लिखूंगा मैं, तो मिथाइल और ब्रोमो में पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, बी आता है, तो हमें बी वाला पहले लिखना था, ना कि मिथाइल। तो यहाँ पे करेक्ट नेमिंग क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन है मेन चेन के अंदर, तो हम यूज करेंगे वर्ड प्रोपेन, ठीक है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम नेमिंग करें 1 2 3 4, ठीक है ना,
तो हमने जो सब्स्टिट्यूएंट है फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट उसको मिनिमम नंबर दिया। क्या ये हमारी नंबरिंग करेक्ट है या गलत है? ठीक है, आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स, क्या ये नंबरिंग सही है या गलत है। तो देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें मिला 2 नंबर पे, इधर से भी करते तो मैं दोनों तरफ से नेमिंग करता हूँ। ठीक है, मैं रेड पेन से इधर से करता हूँ 1 2 3 4। ठीक, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे मिल रहा है। अगर हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे क्लोरीन मिलता है, यहाँ पे 2 नंबर पे अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो मिथाइल मिलता है। बट जो हमारे पास अगर हम लेफ्ट से करते हैं मतलब रेड वाली करते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं हमारे पास, तो हम नंबरिंग कौन सी प्रेफर करेंगे? जो रेड पेन वाली है। ठीक है ना, रेड वाली क्यों क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, 3 नंबर पे क्लोरो है, 3 क्लोरो। ठीक है ना, 2 नंबर पे क्या होंगे? 2 मिथाइल, दैट इज 2,2 डाई मिथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने मेन चेन के अंदर? 4 हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटेन। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये नेमिंग क्लियर हो गया होगा कि हमने नंबरिंग किस साइड से करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें इसको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको 2, इसको 3। अब 1 पे क्या है हमारे पास? क्लोरो एंड, ठीक है ना, 2 पे क्या है? 2,2 मतलब 2 पे क्या है? 2 मिथाइल है, तो हम यूज़ करेंगे डाई मिथाइल। और मेन चेन के अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला कंपाउंड डिस्कस करो। वैसे अगर जिस स्टूडेंट ने ध्यान से पढ़ा है तो ये कौन सा हलाइड है हमारे पास? अलाइल ब्रोमाइड है ये तो बट हमारे पास कॉमन नेमिंग के अंदर हो गया। बट अगर इसका IUPAC नेमिंग करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 नंबर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे 3 देंगे, तो बच्चे आंसर क्या कर देंगे हमारे पास? 1 ब्रोमो प्रोप। ठीक है, 2 पे क्या है हमारे पास? इन है, डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन। बट ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि नंबरिंग, ठीक है, अगर एक हेलोजन है और एक डबल बॉन्ड है, हमेशा हमने डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग करनी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3। तो 3 पे क्या आएगा? ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो। ठीक है, और क्या आ जाएगा? प्रोप इन आ जाएगा, या प्रोप 1 इन आ जाएगा, या प्रोपिन बोल दो इसको डायरेक्टली। ठीक है, 3 ब्रोमो प्रोपिन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। और इस बात को आप स्टार मार करके नोट कर लो कि डबल बॉन्ड और हेलोजन में हमेशा हमने डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग देना है। बिटवीन डबल बॉन्ड एंड हेलोजन फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड को हमने क्या करना है? पहले नंबरिंग देना है। ठीक है, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम कुछ और कंपाउंड्स का नेमिंग डिस्कस करते हैं। जैसे ये मेरे पास कोई अराइल हैलाइड है, यहाँ पे मैंने अटैच कर रखा है BR ग्रुप। BR क्या है? यहाँ पे हमारे पास कोई भी ग्रुप है। ठीक है, अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशंस क्या होती हैं? ये 2 पहले वाली पोजीशन, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। ये नेक्स्ट 2 वाली पोजीशन, इनको हम क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। इस वाली पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। ठीक है, ये भी मेटा हो जाएगी हमारे पास। और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। अब अगर आपसे पूछूं इस वाली पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इप्सो पोजीशन। इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन। अब अगर हम बात करें, मैं कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ करता हूँ, आपको उनका नेमिंग बताना है। जैसे मेरे पास पहला कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे BR लगा दिया और यहाँ पे BR लगा दिया। तो अगर इसका नेमिंग करना हो तो नंबरिंग करें हम 1 2 3, मतलब 1 और 3 पे क्या आ रहा है? ब्रोमो आ रहा है, तो नेमिंग क्या हो जाएगा? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, जहाँ इसको कॉमन नेमिंग है, ये आपस में किस पोजीशन पे? मेटा, तो इसको हम मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉमन नेमिंग के अंदर
नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऑर्थो जो पैरा मेटा यूज़ करते हैं हम, ये सब किसका पार्ट होते हैं, कॉमन नेमिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा मेटा जब भी हम यूज़ करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ कॉमन नेमिंग, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं हमारे पास, कॉमन नेमिंग का पार्ट होते हैं। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ, इसका आपको नाम करना है, ठीक है। खुद ट्राई करना है अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। अब 2 वेज है हमारे पास, या तो हम नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3, या हमारे पास दूसरा वे है या हम नंबरिंग इस साइड से करें 1 2 3। तो अगर हम वाइट वाली देखो, वाइट वाली में क्या है, डबल बॉन्ड को पहली प्रेफरेंस मिल रही है, बट अगर हम रेड वाली देखें तो उसमें डबल बॉन्ड को सेकंड प्रेफरेंस मिल रही है। तो करेक्ट कौन सी होगी, वाइट वाली होगी। तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे ब्रोमो है। तो पहले ब्रोमो आता है आईयूपीएसी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोप, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड है तो इन यूज़ करेंगे, प्रोप 1 इन, या इसको डायरेक्टली हम प्रोपिन भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपिन, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना, अपनी कॉपी पे। CH3, यहाँ पे है CH डबल बॉन्डेड CH, और यहाँ पे हमारे पास CH2Br, ठीक है ना। तो इसका नेमिंग ट्राई करना है। अब देखो मैं 2 तरफ से नेमिंग करता हूँ, पहले इस साइड से करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैं राइट साइड से करता हूँ, इसको मैंने 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। अब कौन सी नेमिंग करेक्ट होगी, ठीक, डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से 2 नंबर मिल रहा है, बट अगर हम येलो वाली देखें तो इसमें ब्रोमो को भी हमें क्या मिल रहा है, प्रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है ना। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग जो येलो वाली है वो क्या होगी, प्रेफर होगी, बिकॉज जो डबल बॉन्ड का नंबरिंग था वो तो दोनों साइड से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसलिए हम देखेंगे कि सबसे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हो उनको पहला नंबर दिया जा सके, ठीक है ना। तो येलो वाली क्या हो जाएगी, करेक्ट नंबरिंग हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, 1 पे क्या है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है, 4 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड 2 इन, ठीक है ना। इस तरह से हम इस वाले कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग की, बट हम कभी कभी कॉमन नेमिंग यूज़ कर लेते हैं। तो कॉमन नेमिंग को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे वही डिस्कस करते हैं, ठीक। कॉमन नेमिंग, ठीक, कॉमन नेमिंग में कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक नियो वर्ड यूज़ कर लिया, आइसो वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके अलावा एन का कब यूज़ करना है हमने, ठीक है ना, सेकेंडरी कब यूज़ करना है, टर्शरी कब यूज़ करना है नेमिंग के अंदर, ठीक है, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो मैंने कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ किए हैं, अब इनका कॉमन नेमिंग सीखना। आईयूपीएसी तो आप कर दोगे, ठीक है। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा ये नेमिंग, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। ये तो हमारे पास आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर हो जाएगा, बट हमने डिस्कस करना है तो कॉमन नेमिंग के अंदर, ठीक। कॉमन नेमिंग के अंदर कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसका डिग्री देखो, डिग्री क्या है हमारे पास, 2 डिग्री है ना, इसका डिग्री क्या है 2 डिग्री, ठीक है। आई थिंक सभी को देखना आता है। तो 2 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेक, ठीक है। अब टोटल कार्बन देखो कितने, टोटल कार्बन 4 है, हमने नहीं दिखना कि मेन चेन में कितने, मेन चेन में नहीं दिखना, टोटल कार्बन देखो 4 है। तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्यूटाइल, क्या यूज़ करेंगे ब्यूटाइल, और Cl है तो क्या यूज़ करेंगे क्लोराइड। समझ आया, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। अब सेकंड देखो, इस वाले का डिग्री क्या है हमारे पास, इसमें ये भी क्या है हमारे पास, प्राइमरी है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, प्राइमरी है। और यहाँ पे देखो आप ध्यान से, एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल हो, प्रोवाइडेड वो 1 डिग्री हो, ठीक है, 1 डिग्री भी होना चाहिए, और एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल हो, तब हम यूज़ करते हैं नियो, ठीक है, नियो वर्ड यूज़ करेंगे। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है तो हम यूज़ करेंगे पेंटाइल, ठीक है। इसमें हमने नहीं दिखना होता मेन चेन में, टोटल कार्बन दिखना है, 5 है तो पेंटाइल यूज़ किया, और Br है तो यूज़ करेंगे ब्रोमाइड, ठीक है ना।
तो इस तरह से जब भी एक कार्बन के ऊपर, ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप्स आ जाते हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं नियो। अब इस केस में देखो, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 2 डिग्री है ये, बट एक कार्बन के ऊपर क्या है 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। जब भी एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल आ जाए, जब आप IUPAC नेमिंग करो इसकी, और IUPAC नेमिंग के अंदर, ठीक है ना, तो एक कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल्स आ जाए तब हम वर्ड यूज करते हैं आइसो, ठीक है, तब हम वर्ड क्या यूज करेंगे, आइसो वर्ड यूज करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो हमने क्या देखना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखना होता है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को नेमिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं एट 8437068169 पे, ठीक है ना। जिसको कोई डाउट होता है वो मेरे से यहाँ से पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट होता है हमारे पास नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड एक्चुअल में है कैसा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब आपको पता है जो हेलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो हेलोजन्स होते हैं, एक्स अगर मैं हेलोजन्स को बोल रहा हूँ तो हेलोजन्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। हेलोजन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है, अगर हम टर्म का देखें मीनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल सा मीनिंग समझो, अगर ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है तो इलेक्ट्रॉन कुछ बीच में शेयर हुए होंगे, ठीक है ना। ए के इलेक्ट्रॉन ए का शेयर हुआ होगा, एक बी का, दोनों में आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया होगा। सपोज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, तो बी क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे आ गए, ठीक है, न्यू वाली पोजीशन। अब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बी के ऊपर इंक्रीज होगी, तो बी के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, और ए के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या आ जाते हैं, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पार्शियल चार्जेस क्रिएटेड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पार्शियल चार्ज क्या होते हैं, हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। तो अब हेलोजन भी क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर हम बात करें, ठीक है ना, जब भी चार्ज आ जाते हैं मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलर इन नेचर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारे पास पोलर होता है नेचर के अंदर, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, इसके साथ कोई हेलोजन अटैच है, तो हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो जिसकी वजह से हेलोजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक ये बात सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लिखो साइज ऑफ हेलोजन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, साइज ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, आप सभी को पता होगा पीरियोडिक टेबल में जाने पे सबसे पहले क्या आता है, फ्लोरीन, फिर क्या आता है क्लोरीन, फिर क्या आता है ब्रोमीन, फिर क्या आता है आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो साइज ऑफ हेलोजन्स का क्या ऑर्डर आ जाएगा, साइज ऑफ हेलोजन्स सबसे ज़्यादा होता है आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, सॉरी ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। तो हमारे पास CX बॉन्ड का क्या ऑर्डर होता है,
आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, देन ब्रोमीन का, देन क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। अगर हम बात करें साइज ऑफ CX बॉन्ड की, ठीक है ना, अब जितना बड़ा एटम होगा उतना ही क्या होगा, उसका बॉन्ड लेंथ होगा। तो CI का बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, देन CBr, देन CCl, देन सबसे छोटा होता है हमारे पास CF का बॉन्ड ऑर्डर। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक, डाइपोल मूवमेंट का क्या ऑर्डर होता है? ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या होती है बेसिकली? अब देखो मेरे पास एक कार्बन है और एक हेलोजन है, ठीक है, हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा d। तो जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू क्या होता है, Q इंटू डी, मतलब चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है, जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना भी क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। अब हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं, CF का बॉन्ड है, CCl का बॉन्ड है, CBr का बॉन्ड है एंड CI का बॉन्ड है, ठीक है ना। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ के हिसाब से देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ जो डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर होना चाहिए था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट म्यू का क्या ऑर्डर होना चाहिए था, ठीक है, CI का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, देन CBr, देन CCl, देन CF, ठीक है ना। ये वाला हम ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। बट सेकंड फैक्टर देखो चार्ज, अब देखो फ्लोरीन के ऊपर ज़्यादा माइनस होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा कम होगा रिलेटिवली, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कम होगा। Br के ऊपर बहुत कम पार्शियल नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे कम पार्शियल पॉजिटिव होगा। और आयोडीन के ऊपर बहुत ही कम पार्शियल नेगेटिव होगा, तो कार्बन के ऊपर बहुत ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा पार्शियल चार्ज। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक, चार्ज के बेसिस के ऊपर क्या ऑर्डर होना चाहिए था बॉन्ड लेंथ का, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन फ्लोरीन, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन, ठीक है। ये वाला ऑर्डर हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ना तो ऊपर वाला ऑर्डर सही है ना नीचे वाला सही है, ठीक है। इनका एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है, क्योंकि दोनों फैक्टर्स क्या आपस में अपोज कर रहे हैं, ठीक है। एक के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर बन रहा है, दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्डर बन रहा है। तो इस केस में हमें एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर चाहिए था। इस केस में डाइपोल मूवमेंट का क्या चाहिए था, हमें एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर चाहिए था, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर में सबसे हाईएस्ट किसका होता है, कार्बन क्लोरीन का, फिर कार्बन फ्लोरीन का, देन कार्बन ब्रोमीन का, एंड देन कार्बन आयोडीन का, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। ऐसा ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर थे जो आपस में क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे, और हमें क्या चाहिए था, एक नेट रिजल्ट चाहिए था, जो हमें कहाँ से मिला, एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस के ऊपर मिला। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हमारे पास जनरल नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अल्काइल हैलाइड्स हम कहाँ से बना सकते हैं, ठीक। काफ़ी सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है। फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल्स क्या होते हैं, जब भी कार्बन के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, OH अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। फिर हम देखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, 3 होते हैं, एक होते हैं एल्केन्स, एक होते हैं हमारे पास एल्कीन्स, और एक होते हैं हमारे पास अल्काइन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब एल्केन्स के केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन्स के केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड अल्काइन्स के केस में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इटसेल्फ, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मतलब एक हैलाइड से दूसरा हैलाइड का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे,
और इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, इसमें दो फेमस रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, एक होती है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी होती है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना, ये दो फेमस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड्स। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लिखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दो तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, एक होता है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा होता है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। दोनों मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ाऊंगा। उससे पहले हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है। अब सबसे पहले हमने टर्म यूज़ किया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं। या तो इनके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या क्या होगा इनके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। जैसे OH माइनस है तो ये भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है ना, उसके अलावा NH2 माइनस है, ये भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा। CN माइनस है, ये भी क्या होगा, एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसके ऊपर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसके अलावा जैसे कुछ अमीन्स होते हैं RNH2 टाइप, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ऐसे स्पीशीज भी एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। वाटर भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, क्योंकि वाटर के पास भी क्या होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। बट जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होते हैं हमारे पास, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है ना, अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। नेगेटिव को किसकी क्या चाहिए, नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव। अब अल्काइल हलाइड के किस एंड के ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव एंड के ऊपर अटैक करेगा। सपोज करो मेरे पास कोई अल्काइल हलाइड है RX। ठीक है ना, RX मतलब R कुछ भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CH2Br। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई अल्काइल हलाइड है। अब मुझे बता सकते हो इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले Br के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। वो हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हमारे पास सामने से क्या आया, न्यूक्लियोफाइल आया। न्यूक्लियोफाइल सपोज करो Nu नेगेटिव से लिख देता हूँ मैं। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक कहाँ पे करेगा, इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशीज के ऊपर। इलेक्ट्रॉन पोर कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब Br क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। अब अटैक करने का मतलब ही क्या है कि वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ नया बॉन्ड बना रहा है, तो पुराने बॉन्ड को तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो Br नेगेटिव क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, CH3CH2 न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, और Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो इस रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या, ठीक है, इस रिएक्शन में ओवरऑल हुआ क्या। ठीक है, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो इसमें क्या हुआ, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट किया किसने, न्यूक्लियोफाइल ने। इसलिए इसी तरह रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ओवरऑल ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है SN1 और दूसरी होती है हमारे पास SN2। ठीक है, SN1 और SN2 के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। अब देखो, सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं फ्रॉम हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक हलाइड से हम दूसरा हलाइड का क्या करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे। इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन आती है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरी कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है ना, अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास,
कोई भी अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसमें, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हम करेंगे NaI सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें एसीटोन क्या करेगा, एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा। तो इस रिएक्शन में कुछ नहीं होगा। अगर RBr के साथ करा रहे हैं तो Br हट के क्या लग जाएगा, I लग जाएगा, मतलब हलाइड एक्सचेंज RI लग जाएगा। एक हलाइड ने दूसरे हलाइड को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। प्लस Br नेगेटिव निकला, Br किसके साथ चिपक जाएगा, NaB के साथ, तो NaBr बन जाएगा ऊपर वाली रिएक्शन में। नीचे वाली में क्या बन जाएगा, RI प्लस NaCl, ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन थी। पेपर के अंदर कैसे लिख के आओगे, सपोज CH3 CH2 Br दिया आपको, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2I। तो आप प्रॉपर लिख के आओगे कि ये क्या है हमारे पास, 1 ब्रोमो इथेन है। ये क्या है हमारे पास, 1 ब्रोमो इथेन है। और ये क्या है हमारे पास, 1 आइडो इथेन है। मतलब एक हलाइड से क्या किया हमने, दूसरे हलाइड का फॉर्मेशन कर दिया। और इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, NaI सोडियम आयोडाइड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। अच्छे से लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन थी जिसको हम क्या बोलते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है हमारे पास, डेट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें भी हम क्या लेंगे, ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड लेंगे, ठीक। क्योंकि अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल क्लोराइड को काफ़ी सारे मेथड से बनाया जा सकता है, बट आयोडाइड और फ्लोराइड को कम मेथड है, इसलिए वो स्पेशल रिएक्शंस आ जाती हैं। तो इस केस में हम ट्रीट करेंगे इसको इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मेटेलिक फ्लोराइड, ठीक है ना। अब मेटेलिक फ्लोराइड क्या होगा, जब फ्लोराइड फ्लोरीन किसके साथ लगा होगा, मेटल के साथ लगा होगा। या तो आप ले लो AgF, या आप ले लो Hg2 मर्क्यूरियस फ्लोराइड ले लो, या आप ले लो SbF3, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी ले लो आप, ठीक है, एक ले लो और उसमें कुछ नहीं होगा, Br की जगह पे F लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, Cl की जगह पे F लग जाएगा, ठीक है ना। ये सिंपल सी रिएक्शन होती है। और साथ में क्या बन जाएगा, अगर AgF लेते हैं हम तो साथ में क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा, ठीक है। आप AgF ही ले लेना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। इनके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। इनके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो बेसिकली स्वार्ट्ज रिएक्शन में हमारे पास क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है, ठीक है ना। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल से, ठीक है। देखो मेरे पास अल्कोहल है, सपोज ROH, ठीक है, अल्कोहल है। अगर मैं OH की जगह पे हेलोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड का बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा इसका रिएक्शन करवा दो HBr इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, या आप करा दो HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमारे पास OH की जगह पे क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, ठीक है। इसी रिएजेंट को हम आगे पढ़ेंगे। इसी रिएजेंट को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट बोलते हैं। और लुकास रिएजेंट का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स on the basis of time of turbidity obtained, ठीक है ना। ये क्या होता है, अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट होता है, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुकास टेस्ट, ठीक है। वो हम अगले चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब और रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका रिएक्शन रेड फॉस्फोरस प्लस I2 के साथ कर दें तो OH की जगह पे क्या लग जाएगा, RI लग जाएगा। जहाँ आप रेड फॉस्फोरस Cl2 भी ले सकते हो, प्लस Cl2 ले लो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, RCl लग जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये कुछ रिएक्शंस थी, ठीक है। कुछ फेमस रिएक्शंस भी होती हैं, जैसे PCl3 के साथ इसकी बहुत फेमस रिएक्शन है। तो इसमें क्या बन जाएगा, RCl तो बन जाएगा और साथ में एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, H3PO3, ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट याद रखना है इन केस ऑफ PCl3,
ठीक है, ये कुछ फेमस रिएक्शंस थी। मतलब हमने बेसिकली क्या किया, OH को हटा के हैलोजन लगा दिया। बट इनमें से सबसे फेमस रिएक्शन होती है रिएक्शन विद SOCl2। ठीक है, तो SOCl2 के साथ क्या होता है, ठीक है, होगा तो कुछ नहीं, OH की जगह पे Cl लग जाएगा। ठीक है, RCl प्लस, ठीक है, यहाँ पे दो गैसेस मिलती हैं, एक होती है SO2 गैस और एक होती है HCl गैस। इसीलिए ये क्या होता है, हमारे पास बेस्ट मेथड होता है। मतलब अगर हमने अल्कोहल का रिएक्शन करवाया किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, RCl मिल जाएगा प्लस SO2 गैस निकल जाएगी और HCl गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, हमारे पास जो दो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है ना, ये दोनों साइड प्रोडक्ट्स बने हैं, ये क्या है, गैसेस है। अब गैसेस क्या होंगी, रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाएंगी, तो हमें प्योर क्या मिल जाएगा, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें अलग से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे SO2 HCl को बाहर निकालने के लिए, वो गैसेस है खुद क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएंगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं बेस्ट मेथड। तो आप ये अच्छे से आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अब देखो, अगर मैंने लिया ये वाला अल्कोहल, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया SOCl2 के साथ, तो कुछ नहीं होगा, OH की जगह पे Cl लग जाएगा प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर को एरो हमेशा क्या करता है, गैस को शो करता है कि गैस क्या होगी, एस्केप होगी। बट अगर वही मैंने रिएक्शन करवाया फिनोल का, ठीक है, मैंने रिएक्शन करवाया फिनोल का किसके साथ, SOCl2 के साथ, तो मैंने देखा भाई नो रिएक्शन हुई, कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। अब ऐसा क्या हो गया कि इस केस में नो रिएक्शन, ऊपर वाले में OH हटकर Cl लगता था। तो हमने सोचा कि इसका रीज़न पॉसिबल क्या हो सकता है। देखो ओवरऑल हुआ क्या था ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ था, कार्बन और OH का बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ था और कार्बन और Cl का बॉन्ड फॉर्म हो गया था। क्या यहाँ पे कार्बन और OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हो सकता है कि वो, ठीक है, इजीली ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से OH को Cl रिप्लेस नहीं कर पाया। अब इसका स्ट्रॉन्ग होने का क्या रीज़न हो सकता है, हमने वही सोचा, तो इसका रीज़न होता है रेजोनेंस। ठीक है, तो कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या है, यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH गेट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्गर हो क्यों गया, ऐसा क्या हो गया। अब इसका रीज़न है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे हमें, क्या बनाने पड़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते तो उनको काफ़ी हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको कोई पर्सनल क्लासेस चाहिए या किसी भी पोर्शन में डाउट हो तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो किस नंबर पे, 8437068169 पे। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही क्या हूँ, तैयार हूँ। तो देखो ये मेरे पास फिनोल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर्स हैं दो। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर से लोअर की तरफ मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करना स्टार्ट होएगी यहाँ से, यहाँ पे आएगी। ठीक है ना, तो अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको खुद बना लेने हैं। यहाँ पे OH पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे OH पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर मूव करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर से फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो रेजोनेंस के कारण क्या हो गया, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन और OH के बीच में कौन सा करैक्टर आ गया, डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन OH बॉन्ड गेट्स डबल बॉन्ड करैक्टर। ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। जब भी डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया मतलब अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ना तो 2 है ना 1 है। ठीक है, इसका एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा। अब हमें पता है डबल बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू
सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जिसकी वजह से कार्बन और OH का बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब SOCl2, ठीक है ना, जो SOCl2 था वो कार्बन और OH का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाया इन फिनोल ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए ये वाला रिएक्शन हमारे पास नहीं हो सका, ठीक है। इसीलिए हम फिनोल से हम क्लोरोबेंजीन का प्रेपरेशन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ SOCl2। अब हम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे वो हम चैप्टर के लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे सैंडमेयर रिएक्शन को एंड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को, वो हमारा लास्ट का पार्ट होगा, ठीक है। अभी हमारा अल्कोहल्स वाला पार्ट क्लियर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन थे हमारे पास, सबसे पहले आते हैं हमारे पास एल्केन्स, ठीक है ना, एल्केन्स से सीख लेते हैं, ठीक है। एल्केन्स क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अब इससे हमने क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो हैलाइड, ठीक है। तो एल्केन का हम क्या करवाएंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, क्या करवाएंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, हैलोजिनेशन करवाएंगे और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। अब देखो मेरे पास कोई एल्केन है, सपोज मैं इथेन ही मान लेता हूँ, ठीक है। इसका रिएक्शन हम हैलोजन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हैलोजिनेशन करवाना है। तो सपोज मैंने हैलोजन ले लिया Cl2। अब जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो हीट और लाइट की प्रेजेंस में होता है, या तो हीट ले लो या लाइट ले लो, ठीक है। HNO किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइट को, और डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को, ठीक है। अब होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, एक हाइड्रोजन की जगह पे, यहाँ पे इथेन है CH3 आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास हैलोजन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl, ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन हटाया, Cl लगा दिया। अब जो हाइड्रोजन हटा है वो दूसरे Cl के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, तो साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा हुआ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हुआ, वो हम मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, ना ही आपको रिक्वायर्ड है। अब सेम मैंने रिएक्शन करवाया प्रोपेन का, ये है मेरे पास प्रोपेन, इसका भी मैंने ये वाला रिएक्शन करवाया। तो इस केस में मैंने देखा कि मेरे पास दो प्रोडक्ट्स मिले, ठीक, दो प्रोडक्ट्स कौन कौन से मिले, एक बार तो बीच वाला हाइड्रोजन की जगह पे Cl लग गया कुछ इस तरह से, और दूसरा जो प्रोडक्ट था उसमें ये साइड वाला हट गया, यहाँ पे CH2Cl बन गया। अब ये मेरे पास दो प्रोडक्ट्स मिले, इसका क्या लॉजिक हो सकता है, देखो ध्यान से देखो, जब भी हमने फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाने हैं, जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे, मतलब देखो ये वाले 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन ये आइडेंटिकल हैं, तो इनकी जगह से एक प्रोडक्ट मिल गया, और ये वाला बीच वाला हाइड्रोजन अलग टाइप के हैं तो इनसे प्रोडक्ट मिल गया। मतलब जितने टाइप्स के हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या होंगे हमारे पास, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगाना है, हैलोजन लगाना है, यही क्या होता है इस रिएक्शन का काम होता है, ठीक है ना। चलो आप, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन करो वीडियो को पॉज करके, अपनी ईमानदारी से करना है ये क्वेश्चन को, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है हमारे पास CH3, ठीक है। इसका हमने करवाया फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, मतलब Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसका आंसर आपको करना है और मुझे बताना है IUPAC नेम, इसका जो प्रोडक्ट्स बनेगा उसके IUPAC नेम्स आपको बताने हैं, ठीक है। IUPAC नेम बताने हैं इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही कर देते हैं, ठीक है। जो आंसर सही करेंगे उनको मतलब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स की दो तरह से रिएक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। पहले तो हम पढ़ेंगे एंटी एडिशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, चलो वो छोटी सी रिएक्शन है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। हैलोजन लेते हैं हम, लाइक Br2 ले लो या Cl2 ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ
नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, रिएक्शन के थ्रू ही करते हैं हम। जैसे मेरे पास ये कोई एल्कीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इस वाले कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगा, दोनों कार्बन का एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा देने, हमने हेलोजन लगा देने हैं। यहाँ पे क्या लगा देने, हेलोजन लगा देने हैं। और हेलोजन किस पोजीशन पर लगाने हैं, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर लगाने हैं। जब Cl दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पोजीशन। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हुआ क्या, एंटी एडिशन हुआ। क्या हुआ, एंटी एडिशन। देखो Cl2 जाके ऐड हो गया बट एंटी पोजीशन पे हुआ, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन बोलते हैं, एंटी नहीं एंटी एडिशन, ठीक है ना। अगर यही रिएक्शन मैं Br2 के साथ करवाता, अगर इसका रिएक्शन हम करवाते Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो प्रोडक्ट क्या बनता, एक Cl इधर लग जाता, सॉरी Br है ना, तो एक Br यहाँ पे लग जाता और एक Br यहाँ पे लग जाता। कुछ इस तरह का हमें प्रोडक्ट दिखाई देता। ये तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी।